बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू अप्रोच योरसेल्फ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इंटर पास स्टूडेंट्स के लिए जॉब्स अनाउंस हुई हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं AFNS की बात कर रही हूँ, आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विसेज, जो कि जब आप उसको ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद आपको सेकंड लेफ्टिनेंट का रैंक मिलता है। आज की इस वीडियो में हम इसकी तमाम डिटेल्स डिस्कस करेंगे। इसके लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या इसका क्राइटेरिया है, कैसे अप्लाई होगा, कितनी एज होनी चाहिए और इसके साथ टेस्ट कैसे होना है, क्या टेस्ट सिलेबस होगा, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर आगे क्या होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जितने आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं। और इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपका ये होगा कि जिन्होंने अभी इंटर के एग्ज़ाम्स दिए हैं, क्या वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी मज़ीद डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, ताकि आने वाली हर न्यू जॉब की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके और आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। तो हम बात कर रहे थे कि AFNS में जो वैकेंसीज अनाउंस हुई है उसकी रजिस्ट्रेशन 30 जून से स्टार्ट हो रही है। उसके डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको जो है वो देखते हैं कि इसके लिए क्राइटेरिया क्या है। बेसिकली इसकी अगर एज की बात करें तो 17 से 25 साल तक आप अप्लाई कर सकती हैं। 17 से 25 साल से ना ज़्यादा एज होनी चाहिए ना ही कम, ठीक है। सेकंड नंबर पर इसका मैरिटल स्टेटस क्या होगा, कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक तो अनमैरिड हो आप, मैरिड लोग अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड नंबर पर विडो अप्लाई कर सकती हैं, सेपरेटेड अप्लाई कर सकती हैं, डाइवोर्स कर सकती हैं, सही है। उसके बाद है जेंडर फीमेल, ओनली फीमेल्स इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विसेज में मेल्स अप्लाई नहीं करते। जैसे PMA में लड़कियां अप्लाई नहीं करती, ऐसे लड़के जो हैं वो भी इसमें अप्लाई नहीं करते AFNS में। उसके बाद मिनिमम हाइट आपकी 5 फीट होना ज़रूरी है, 152.4 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो ये आपकी हाइट होना ज़रूरी है। अगर इससे आपकी हाइट बहुत माइनर से भी कम होती है ना, अप्लाई तो आपका हो जाएगा फिर भी, लेकिन आगे जाकर आपका मेडिकल का इशू होगा। तो अभी आपके पास है टाइम। अगर आपकी थोड़ी बहुत भी अगर आपको लगता है कि आपकी कम है तो आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें, वो बढ़ सकती है वैसे। उसके बाद वेट है एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स। ये आपने कैसे चेक करना है अपना वेट, ये आप चेक कर सकती हैं। आपने सिंपल गूगल पर जाना है, गूगल पर जाएं, यहाँ पर लिखें BMI कैलकुलेटर। BMI कैलकुलेटर जैसे सर्च करेंगे सबसे पहले यहाँ पर आप आएंगी। BMI कैलकुलेटर ओपन करें, यहाँ पर अपनी एज लिखें, नीचे हाइट, उसके बाद वेट, जितना आपका करंट वेट है। लिखने के बाद कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करेंगी तो सामने आपको यहाँ पर शो कर देंगे कि आपका वेट नॉर्मल है, अंडर वेट है या ओवर वेट है, कितना गेन करना है, कितना लूज़ करना है वेट। तो वो सारा यहाँ पर आपको बता देंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर आपने आगे करना होगा, सही है। उसके बाद आपको अब ये भी समझ आ गई वेट की। उसके बाद है कि इसकी रजिस्ट्रेशन इसकी कल से स्टार्ट हो रही है, 30 जून से, और ये 14 अगस्त तक होगी आपकी रजिस्ट्रेशन। अप्लाई आपका होगा ऑनलाइन। आप 30 जून से लेकर 14 अगस्त तक किसी भी दिन अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन 14 जून जो अगस्त है वहाँ से पहले पहले अप्लाई कर लीजिएगा उस डेट से, ठीक है। आपका जो इनिशियल टेस्ट होगा वो आपका होगा 7 सितंबर से अक्टूबर 9 तक। इन दिनों में आपके टेस्ट होंगे, संडे और सैटरडे के अलावा, ठीक है। और इसके बाद है कि नेशनैलिटी आप पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, और वो डोमिसाइल होल्डर्स जो आज़ाद कश्मीर के हैं, गिलगित बल्तिस्तान के हैं, वो भी इसमें अप्लाई करने के लिए अहल हैं, ठीक है। बाकी पाकिस्तान में आप कहीं से भी हैं, भले आप गाँव से हैं, आप किसी सिटी से हैं, आप किसी बैकवर्ड एरिया से हैं, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इसका एलिजिबिलिटी कंडीशंस, यानी इसके लिए क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन में बताया हुआ है कि AFNS BSc नर्सिंग फीमेल्स, ये टाइप ऑफ कमीशन ये होगी। क्वालिफ़िकेशन जो चाहिए होगी इसके लिए वो मैट्रिक विद साइंस, मिनिमम 60% हो आपके, यानी नंबर 1 पर यह है कि आपकी मैट्रिक बायो के साथ होनी चाहिए और ओवरऑल आपके 60% नंबर्स होने चाहिए। दूसरे नंबर पर FSC प्री मेडिकल हो, इसमें 50% नंबर हों। अब देखें, अब स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि हमारी मैट्रिक या बायो के साथ इतने नंबर हैं तो हम अप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं है। जब तक आपकी ये दोनों कंडीशंस पूरी नहीं है, फ़र्ज़ करो आपके FSC में आ जाते हैं मार्क्स 60% और मैट्रिक में आपके हैं 50%, आप फिर भी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स जो बताई हैं उसमें क्लियर ये चीज़ बताई हुई है कि 60% आपके मैट्रिक में नंबर होने चाहिए और 50% नंबर होने चाहिए FSC में। अब 50 से ऊपर भी हो सकते हैं, 60 से भी ऊपर हो सकते हैं, इट डजेंट मैटर, लेकिन दोनों में ये होना ज़रूरी है। उसके बाद जो एज है वो 17 से 25 साल होनी चाहिए,
अक्टूबर 31 2025 तक। ठीक है। उसके बाद नीचे बताया हुआ है कि अगर आपका एफएससी पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं भी आया ना, तब भी आप होप सर्टिफिकेट की बेस पे कर सकते हैं। अब होप सर्टिफिकेट क्या है, कैसे लेना है, देखें। अगर आपके पार्ट 1 के अंदर 50% मार्क्स हैं और सेकेंड ईयर के आपने एग्जाम्स दे दिए हैं, फर्स्ट ईयर में कोई कंपार्ट ना हो, तो आप होप सर्टिफिकेट, ये एक एप्लीकेशन होती है जो आपने अपने कॉलेज से, जिस कॉलेज में आपने पढ़ा है ना, जहाँ से आपने फर्स्ट ईयर की है, सेकेंड ईयर की है, वहाँ से आपने ये बनवाना होता है और उनको आप बता देते हैं कि हाँ हमने इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, आप हमें होप सर्टिफिकेट बना कर दें कि हम सेकेंड ईयर में भी जितने फर्स्ट ईयर में मार्क्स हैं इतने आप सेकेंड ईयर में भी गेन कर लेंगे। तो वो आपको जो होप सर्टिफिकेट बना कर देंगे, वो जब आप टेस्ट देने जाएंगी वहाँ पर आपने साथ लेकर जाना होगा। जब आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे उसके साथ आपका वो होप सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। ठीक है। अब उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई सवाल हो, मैं आगे जाकर नंबर दे दूँगी, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद है इनएलिजिबिलिटी कंडीशंस, कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते। देखें, भले आपकी वो कंडीशंस कंप्लीट हैं, उसके बाद भी कुछ चीज़ें होना ज़रूरी हैं, अगर वो नहीं होंगी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि जो लोग कौन है जो अप्लाई नहीं कर सकते। देखें, अगर आप 2 मरतबा GHQ सिलेक्शन बोर्ड से रिजेक्ट हो चुके हैं तो आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड नंबर पर बताया हुआ है कि अगर अपील मेडिकल बोर्ड ने आपको परमानेंटली अनफिट डिक्लेयर किया है तो इनएलिजिबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप परमानेंटली अनफिट डिक्लेयर हुए हों फिर भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद है हेपेटाइटिस बी या सी पॉजिटिव होने वाले कैंडिडेट्स AMB का कहकर भी अप्लाई नहीं कर सकते, वो परमानेंटली अनफिट समझे जाते हैं। ठीक है। फर्दर इसमें यह बताया हुआ है कि अगर जो है वो आप ड्रग टेस्ट यानी CMH या मिलिट्री हॉस्पिटल से पॉजिटिव आया है आपका जो ड्रग टेस्ट है वो, तो कैंडिडेट परमानेंटली अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाता है, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। जो लोग किसी गवर्नमेंट सर्विस या आर्म्ड फोर्सेस से डिसमिस, रिमूव या जो है वो हुए हों, डिसमिस कर दिए गए हों, डिस्चार्ज कर दिए गए हों, तो वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर किसी ट्रेनिंग एकेडमी, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से निकाला गया हो डिसिप्लिन, करेक्टर, मेडिकल या किसी भी वजह से, तो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। अगर किसी बॉन्डेड फोर्सेस इंस्टीट्यूशन से डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से विड्रॉ किया गया हो तो जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद है, अगर किसी कोर्ट ने आपको मॉरल जो है वो टर्पिट्यूड की या किसी सीरियस क्राइम की वजह से कन्विक्ट किया हो तो भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में आपको, अगर आपको कोई चीज़ ऐसी है जो छुपाते हैं या गलत देते हैं तो भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है, जो लोग ऑलरेडी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल PNC में रजिस्टर्ड हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, यही थी इसकी डिटेल्स। और ये है कि आपको इनको मद्देनज़र रखते हुए आप अप्लाई कीजिएगा। अगर आप में इनमें से कोई भी एक ऑप्शन है जिस पर आप पूरा उतरते हैं तो आपके अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलते हैं अब हम रजिस्ट्रेशन और इनिशियल टेस्ट प्रोसीजर की तरफ। सबसे पहले देख लें आप, उन्होंने बताया हुआ है कि आपकी रजिस्ट्रेशन www.joinparkarmy.gov.p के यहाँ से होगी। आपने रजिस्ट्रेशन इंटरनेट के थ्रू करनी होगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन वेबसाइट जो मैंने अभी बताई है www.joinparkarmy.gov.p की यहाँ से होगी। ये मैं आपको आगे चलकर बता देती हूँ कि किस तरह से आपने रजिस्ट्रेशन करनी होगी। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद 5 से 7 दिन के अंदर आपकी स्लिप जनरेट हो जाती है, जहाँ पर कैंडिडेट को नेम और उसका जो है डेट, टाइम, ये सारा इनिशियल टेस्ट जो होगा आपकी कंप्यूटराइज्ड स्लिप जो है वो आ जाती है। और आपने उस स्लिप को फिर ले लें, आप उसका PDF लेकर आप उसको फिर प्रिंट करवा लें। और जिस दिन आप फिर टेस्ट लेने जाएंगे आपने उस दिन वो अपने साथ लेकर जानी होगी। ठीक है। अब इसके साथ ये है कि आप जब अप्लाई करेंगे ना, कोई मिस्टेक नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब आप कोई मिस्टेक कर देंगे वो आपकी चेंज नहीं होगी और वो आपके अप्लाई प्रोसीजर में अगर कोई मिस्टेक होगी तो आगे जाकर आपकी सिलेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसके साथ ये है कि जब आप अप्लाई कर लेंगे उसके बाद आपको जो डेट वो देंगे उस डेट को आपने टेस्ट देना होगा। जो टेस्ट होगा उसके अंदर आपके फर्दर कुछ टेस्ट होंगे, जिसमें सबसे पहले आपका होगा जो है वो आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के अंदर, जिसको इनिशियल टेस्ट बोलते हैं, इसमें आपके पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटेलिजेंस और दूसरे सब्जेक्ट्स का टेस्ट होगा। सबसे पहले इसमें होगा इंटेलिजेंस टेस्ट, MCQs बेस्ड होगा। इसके बाद आपका इंग्लिश होगा, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री।
ये सारा जितने भी ये टेस्ट होंगे ना, ये आपके एमसीक्यूज बेस्ड होंगे। इंटेलिजेंस टेस्ट, इसकी मुकम्मल मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप यहाँ पर जाएं, इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नॉन वर्बल्स भी करवा दिए हैं कंप्लीट, और इसके साथ वर्बल्स भी। टॉपिक वाइज इंटेलिजेंस कंप्लीट हो चुकी है, आप यहाँ से अपनी इंटेलिजेंस की तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हैं, ठीक है। और मैं गारंटी देती हूँ, अगर आप यहाँ से अपनी तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर होगा। इसके बाद ये है कि जो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये आपकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की होगी, आपने यहाँ से अपनी इसकी तैयारी करनी होगी। और इसके साथ इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट होगी, जिसमें सिनोनियम्स, एंटोनियम्स होंगे, टेंसेस होंगे, फिर इसके साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, और करेक्शन ऑफ सेंटेंस होगा, और इसके साथ स्पेल एरर्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, तो इनकी आपने तैयारी करनी होगी। अगर कोई स्टूडेंट है जो ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहता है, तो ये नंबर है, आप इसको नोट कर लें, इस पर मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें, और इसकी क्लासेस इंशाल्लाह जल्द स्टार्ट हो रही हैं, ताकि आप क्लासेस में इनरोल हो सकें। व्हाट्सएप ग्रुप में क्लासेस होती हैं, और आप कांटेक्ट भी व्हाट्सएप के थ्रू ही कीजिएगा। उसके बाद देख लेते हैं कि जब आपका ये टेस्ट हो जाएगा, इसके बाद आप जब आप इस टेस्ट के अंदर सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपका ये टेस्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपका इनिशियल मेडिकल टेस्ट होगा, उसी सेंटर के अंदर होगा जिसके अंदर आप अपना इनिशियल टेस्ट देने गए थे, ठीक है। उसी दिन हो जाता है या कुछ दिनों के बाद हो जाता है, वो आपको डेट दे देते हैं कि इस डेट को होगा। जब आपका ये टेस्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए वो बुलाएंगे, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, ये देखें, जब वो कोई कैंडिडेट्स अपना इंटरव्यू क्लियर कर लेता है जीएचक्यू के थ्रू, जीएचक्यू सिलेक्शन बोर्ड में, फिर उन जो इंटरव्यूज़ होते हैं ना, वो होते हैं आपके रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची, पेशावर और कोयटा में, ठीक है। जब उन इंटरव्यूज़ को आप क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको कॉल लेटर्स आते हैं, और कॉल लेटर्स के बाद आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन होती है, और फाइनल सिलेक्शन जो होती है वो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर होती है, ठीक है। उसमें आपका इनिशियल टेस्ट आता है, मेडिकल आता है, उसमें आपका फाइनल इंटरव्यू आ जाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में अगर मैं आपको बताऊं, तो इसमें भी फर्दर चीज़ें हैं, जिसमें सबसे पहले आपकी ओरिजिनल मार्कशीट होनी ज़रूरी है। ओरिजिनल आपका सर्टिफिकेट हो या डिटेल्ड मार्कशीट हो, 2 अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ होनी चाहिए, नंबर 1। एक तो ये चीज़ हो गई। सेकंड नंबर पर, ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या डिपार्टमेंट की तरफ से हैं, उनके लिए होगा एनओसी, ठीक है। थर्ड नंबर पर है अटेस्टेड फोटोकॉपी होनी चाहिए डोमिसाइल की, जो ड्यूली वेरीफाइड हो, ठीक है। थर्ड नंबर पर है कि आपकी टेस्टेड फोटोकॉपीज़ होनी चाहिए पार्ट 1 के, जो आप लेंगे होप सर्टिफिकेट उसकी। एक तो आपकी डिटेल्ड मार्कशीट होनी चाहिए फर्स्ट ईयर की, और दूसरे नंबर पर होप सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आप कॉलेज की तरफ से लेंगे, ठीक है। उसके बाद है कि जो आपकी फ़ोटोकॉपीज़ होंगी सीएनआई की, सीएनआईसी की, ठीक है। अब ये क्या कि 2 फोटोकॉपीज़ आपकी ये होनी चाहिए। अगर आपकी ये नहीं है, क्योंकि अब 17 एज के भी लोग अप्लाई करेंगे, तो अगर आपके पास सीएनआईसी नहीं है, तो आप फॉर्म बे की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि 3 कलर्ड फ़ोटोज़ होनी चाहिए, ड्यूली अटेस्टेड हों ये भी आपकी। फर्दर इसमें बताया हुआ है कि अटेस्टेड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो है वो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म यानी जो आप पीडीएफ, जो आपने रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आपके पास होगी, उसके साथ आपने एक अटेस्टेड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी अटैच करनी होगी। सही है। अब ये तो डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि आपकी जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो फॉर बीएससी नर्सिंग ये 4 इयर्स ट्रेनिंग होगी, रावलपिंडी, सीएमएच लाहौर में, खारियां, मुल्तान, बहावलपुर, और इसके साथ कोयटा, पीएनएस शिफा कराची, यहाँ पर आपकी होगी। और जो फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको एक बॉन्ड साइन करना होगा कि वो मिनिमम पीरियड उनका 10 इयर्स का होगा, कि आप 10 इयर्स तक आर्मी को नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये थी इसकी एएफएनएस की डिटेल्स। अगर आपका कोई सवाल हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने तैयारी करनी हुई एएफएनएस की, तो नंबर मैंने आपको बता दिया है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना होगा। ये देखें, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, सिंपल गूगल के ऊपर आएँ, यहाँ पर लिखें पाक आर्मी ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपने ये ओपन किया, फर्स्ट वेबसाइट पर आप आ जाएं। यहाँ आने के बाद
ओके, जैसे आप यहाँ पर आएंगे आपने थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करना होगा और यहाँ पर आपको ओके ये देख सकते हैं आप, आपके पास जब एएफएनएस की कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है तो आपके पास एएफएनएस में भी ऐसा ही एक इंटरफेस शो होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना एम कैडेट कोर्स, ये देखें लेडी कैडेट कोर्स 27, ऐसे ही आपके पास एएफएनएस का भी शो हो जाएगा। जब एएफएनएस का शो होगा तो नीचे अप्लाई नाउ होगा, यहाँ पर एग्ज़ाम स्लिप आपने यहाँ पर निकालनी होगी, इसके ऊपर एग्ज़ाम स्लिप के ऊपर क्लिक करके, और अप्लाई नाउ आपने अप्लाई जब करना होगा तो अप्लाई नाउ के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा कि आगे फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसको आपने फिल करना होगा, डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे। कोशिश कीजिएगा कोई इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर आपको अप्लाई करने में या प्रिपरेशन में कोई हेल्प चाहिए हो तो आई एम अवेलेबल। विश यू ऑल द बेस्ट, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।